नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्ञानम के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि में अनुनासिक संधि, यनोर अनुनासिको वा इसका सूत्र है। इस संधि में वर्गों के कोई सा भी अक्षर हो, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, तो उसके बाद में यदि कोई भी 5वां वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, चाहे अंग क वर्ग का या च वर्ग का य हो, ट वर्ग का अण हो, त वर्ग का न हो या प वर्ग का म हो, इनमें से कोई भी द्वितीय पद के प्रारंभ में आ जाए यहाँ पर, तब परिवर्तन यह होगा कि प्रथम पद के ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन होगा तो उसको अपने वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तत् धन मृतम है, तो त को न हो जाएगा, तन्मृतम ऐसा लिखा जाएगा। यही इस संधि का सार है। जैसे जगत धन नाथ, जगत नाथ में प्रथम पद के अंत में त है, यह त ह को छोड़कर व्यंजन है, यानी कि यर प्रत्याहार का वर्ण है। इसके पश्चात यहाँ पर अनुनासिक आया है, यानी कि पंचम वर्ण आया है। तो ऐसी स्थिति बनने पर इस त को अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे त का पंचम अक्षर न होता है तो जगन्नाथ बन जाएगा। इसी प्रकार चित्त धन मय मयम चिन्मयम, इसको दूसरे और परिभाषा या उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यदि यरोनासिक अनुनासिक वा उस इस वही सूत्र के अनुसार दिक् धन नाथ दिंगनाथ, यहाँ पर क आया था प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में अनुनासिक यानी कि पंचम वर्ण न आया है, तो इस को अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर अंग हो जाएगा। ये इस सूत्र के अनुसार होता है यरोनुनासिक अनुनासिको वा, यानी कि पदांत यर के पश्चात अनुनासिक आने पर यर को अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। यानी कि यर में को क्या आता है, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन यर में आता है। इसके पश्चात यदि अनुनासिक हो तो उस यर प्रत्याहार को, जो कि आगे है, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन यर प्रत्याहार कहलाता है, उसको अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे उत्धननति, त के बाद में न आया है तो त को अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर न हो जाएगा, उन्नति। इसी प्रकार से षट प्लस मुखम षणमुखम हो जाएगा। एतत् प्लस मुरारी एतन मुरारी। वाक निपुण वांग निपुण हो जाएगा, क को अंग हो जाएगा, वाकमय वांगमय हो जाएगा। अब आगे की संधि है सत्व विसर्ग संधि, या फिर सत्व विसर्ग नहीं, पहले व्यंजन संधि को ही देख लेते हैं। परस्वर्ण संधि, अनुस्वार से यही परस्वर्ण इसका सूत्र है। अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। पहली संधि में हमने पढ़ा था पदांत यर के पश्चात कोई पंचम अक्षर आए तो यर को पंचम अक्षर हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें य प्रत्याहार यानी कि ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो वो य प्रत्याहार है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि पहले तो अनुस्वार हो और उसके बाद में य प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ह को छोड़कर कोई व्यंजन। पहले स्थिति उल्टी थी, पहले यर प्रत्याहार का वर्ण पहले था, बाद में अनुनासिक था। इसमें पहले अनुस्वार हो यानी कि अनुनासिक हो और अनुस्वार हो, और उसके पश्चात यदि कोई य प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस अनुस्वार को पीछे वाला जो य प्रत्याहार है उसका पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे अम धन कित, तो अम इस अनुस्वार के पश्चात क यानी कि य प्रत्याहार का वर्ण आया, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आया, तो इस क के इस अनुस्वार के स्थान पर इस क के आने से तो क का पंचम अक्षर अंग है तो अंग हो जाएगा, तो अंकित रूप बनेगा। इसी प्रकार से कुंठित है तो ठ का ये ट वर्ग का अक्षर है तो इसका पंचम अक्षर इस अनुस्वार को होगा, कुंठित। इसी प्रकार से मुम धन चति, तो च का पंचम अक्षर जो भी होता है यानी कि य, वो इस अनुस्वार को होगा, मुंचत। इसी प्रकार हम देखते हैं
कि अ, पम धन कच कजः पंकजः, तो इसमें पंकज रूप बन गया। मुम धन डनम मुंडनम, ऐसा बन जाएगा। फिर प्लस चितः अंचितः, च को च का पंचम अक्षर इ होता है, तो इस अनुस्वार को इ हो जाएगा अंचितः। इस प्रकार इस संधि में ये बहुत ही आसान संधि थी, यानी कि अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार को उस य प्रत्याहार के वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। अब मो अनुस्वार, मो अनुस्वार बहुत ही आसान संधि है। यदि किसी पद के अंत में म हलंत हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन हो वो, तो उस म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम बंदे, ह री म था, उसके पश्चात कोई भी व्यंजन आ गया, इस म को अनुस्वार हो गया। ऐसा किसी भी संधि के साथ में हम अ, किसी भी शब्द में अगर ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि म हलंत के स्थान पर बिंदी हो जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा। इसी को मोह अनुस्वार संधि कहते हैं। फिर अनुस्वार लोप, इसका जस्ट उल्टा है यह। यदि किसी पद के अंत में अनुस्वार हो और उसके बाद यदि कोई स्वर आ जाए, तो वो जो अनुस्वार है वो पूर्ण म बन जाएगा, यानी कि उस आगे पीछे वाले उस स्वर के साथ मिल जाएगा। जैसे पुस्तकम, यहाँ पर बिंदी है, फिर अपठत लिखा हुआ है, तो पुस्तकम पठत ऐसा लिखा जाएगा, यानी कि म पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमें और भी कोई भी शब्द हो उनमें ऐसा समझना चाहिए। फिर आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सबसे पहले है उत्व विसर्ग। इसका सूत्र है हशीचा। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग को उ होकर ओ हो जाता है। जैसे तपह, बलः। यहाँ पर अ में स्थित अ है, अ के पश्चात विसर्ग है और उसके पश्चात तीसरे, चौथे, पांचवें में से एक है प फ ब, प वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो उस स्थिति में इस विसर्ग को उ होकर ओ हो गया, यानी कि तपोबल लिखा गया। इसी प्रकार से मनः रथः, तो यवरल में से एक यहाँ पे आया है विसर्ग के बाद में और विसर्ग के पहले अ है, तो इसीलिए इसको उ होकर ओ हो गया, मनोरथ लिखा गया। इसी प्रकार से सरह वरह, तो उसका बना विसर्ग का ओ होकर सरोवरः। फिर अधमुखी, तो विसर्ग का ओ होकर अधोमुखी हो गया। किंतु यदि ऐसी परिस्थिति हो कि विसर्ग से पहले हो अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो उस स्थिति में अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से उस बाद वाला जो अ है उसको अवग्रह हो जाता है। जैसे रामः अवदत्, यहाँ पर म में अ है, तत्पश्चात विसर्ग है और तत्पश्चात पुनः अ है। तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग अ की स्थिति बनने पर बाद वाला जो अ होता है उसको अवग्रह हो जाता है, जैसा यहाँ पर हुआ है। रामः अवदत्, रामो अवदत् ऐसा लिखा गया। और विसर्ग को तो ओ होना ही है, साथ में उसके बाद वाला जो अ है उसको अवग्रह हो जाएगा। और दूसरा, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं अपन, कह अत्र, तो क में अ है, तत्पश्चात विसर्ग है, उसके पश्चात पुनः अ आया है। ऐसी स्थिति बनने पर अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से यहाँ पर बाद वाले अ को अवग्रह हो जाएगा और उ को ओ होना ही है, तो को अत्र। इसी प्रकार से सर्पः अगच्छत्, सर्पो अगच्छत्, अन्यः अन्यः, तो अन्यो अन्यः, स अहम, तो सो अहम, ऐसे रूप बनेंगे। फिर ऋतु विसर्ग, विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या वर्गों के 3, 4, 5 या फिर य, व, र, ल, ह, इनमें से कोई भी हो, तो विसर्ग को र हो जाता है। जैसे यजुः वेदः, यहाँ पर यजुः ओ की मात्रा है विसर्ग से पहले, यानी कि अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है। तत्पश्चात व आया है,
य और ल में से ये व है। तो इस प्रकार यजुः प्लस वेदः की स्थिति में रुति को र, तो जब विसर्ग को र हो गया, अगर पीछे कोई स्वर होता तो वह स्वर पूरा हो जाता है। स्वर र उस स्वर में मिल जाता और र पूरा हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्वर नहीं व्यंजन है, इसीलिए इस र को रकार के रूप में लिखा गया है, रफा हो गया है। यजुः धन वेदः यजुर्वेदः। इसी प्रकार से चतुः धन भुजः, यहाँ पर भी ऐसा ही है। पदांत उ के पश्चात विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात भ है। यह प वर्ग का तीसरा अक्षर है। प फ ब चौथा अक्षर है। प फ ब भ। तो इसी परिस्थिति के अनुसार ऋतु विसर्ग संधि हुई और चतुर्भुज रूप बना। अब यहाँ पर पुनः आवृत्ति लिखा हुआ है। यहाँ पर पुनः आवृत्ति में ये विसर्ग को र हुआ है, तो र इस अ में मिल गया है, तो पुनरावृत्ति हो गया। इसी प्रकार आयुः वेदः, तो आयुर्वेदः बना। विसर्ग लोप, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यह विसर्ग लोप संधि है। इसके अनुसार विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा आ प्लस विसर्ग प्लस स्वर या 3, 4, 5 यानी कि वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, व, र, ल, ह कोई भी हो तो विसर्ग हट जाता है। जैसे छात्रः प्लस आगच्छति, तो अ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में आ आया है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग हटकर छात्र आगच्छति हो गया। जना गच्छन्ति, तो जनाः, जन गच्छन्ति में आ के पश्चात विसर्ग, विसर्ग के पश्चात वर्ग का क वर्ग का तीसरा अक्षर ग आया है, तो जना गच्छन्ति हो गया। रमेशः भ्रमन्ति, तो प वर्ग का चौथा अक्षर भ आया है बाद में, उससे पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले अ है, तो रमेश रमेश भ्रमंती ऐसा हो गया। स या एष प्लस अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह खादति, तो स खादति। एष गच्छति, तो एष गच्छति। इस प्रकार हमने यहाँ आज विसर्ग में उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि देखी, और उससे पहले हमने परस्वर्ण संधि देखी, उससे पहले मौन अनुस्वार संधि देखी, अनुनासिक संधि देखी। तो इस तरह हमने इन संधियों के बारे में आज पढ़ा। इसके संबंध में आपको कोई भी संशय हो या कुछ भी जिज्ञासा हो या फिर कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।